हम लेंगे सभी बातों को। रमेश सुतार जी राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आरटीआई विशेषज्ञ और कार्यकर्ता हैं। उन्हें मैं इसलिए बुलाना चाहता हूं ताकि वो इस मामले में शिकायत और अपील, जो कि आज का विषय है, इसको सही तरीके से बता सकें कि वो उसमें क्या विचार रखते हैं अपने। हाँ, नमस्ते देवेंद्र जी। नमस्कार सर। सभी साथियों को नमस्ते जी। हमें सबसे पहले अपील के बारे में जानना चाहिए। अपील का हमें जो अधिकार है वो धारा 7 की उपधारा 3 के ख में दिया है, पहला अधिकार। उसके बाद दूसरा अधिकार हमें दिया है धारा 10 की उपधारा 2 के खंड डी में, और तीसरा जो थर्ड पार्टी को जो अधिकार दिया है वो अधिकार दिया है धारा 11 की उपधारा 4 में। अगर हम इन तीनों सेक्शनों को पढ़ते हैं तो दो तो रिव्यू है, मतलब जो निर्णय दिया है उस निर्णय में कुछ त्रुटियां रखी गई है, उस त्रुटियों को लिखवाने के लिए। निर्णय से हम असंतुष्ट नहीं है, उसमें कुछ लिखवाने के लिए। तो एक तो रिव्यू का कारण है कि आपसे जो पैसे मांगे उस पैसों से तो आप संतुष्ट हैं। जैसे 500 रुपए मांगे, आप 500 रुपए से संतुष्ट है, लेकिन उस पीआईओ ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो 500 के बदले आपको देगा क्या। वो प्रमाणित कॉपी देगा या सीडी में सूचना देगा, और देगा तो बिंदुओं की सूचना है, किस बिंदु में कितनी सूचना आपको मिलेगी, वो उसने नहीं किया है। तो आप उस निर्णय में संशोधन करवा सकते हैं रिव्यू के जरिए। उसका उल्लेख है 7 की उपधारा 3 में, 10 की उपधारा ई में, 2 की ई में। अब आपको जो सूचना है, पीआईओ चाहता है कि आपको सूचना दी जाए, लेकिन वो सूचना थर्ड पार्टी में लोक प्राधिकारी भी शामिल है। उसने अगर उस सूचना को गोपनीय माना है तो उस दशा में वो धारा 11 के तहत नोटिस जारी करेगा थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी अपना उसमें मत रखेगी कि भाई देनी या नहीं देनी। दूसरा, थर्ड पार्टी को भी अपील का राइट दिया गया है 19(2) में। वो थर्ड पार्टी भी आपके उस सूचना का प्रकटीकरण नहीं करवाने के लिए अपील कर सकता है। तो ये अपील के ये 3 कारण है। अब शिकायत के जो कारण है वो 6 है, ए से लेकर एफ तक। अगर आपका अनुरोध धारा 8 और 9 में अस्वीकार नहीं किया है, दूसरा कोई कारण बताया है, तो आप शिकायत करेंगे। आपका आवेदन पत्र लेने से मना कर दिया या आपकी प्रथम अपील लेने से मना कर दी सहायक लोक सूचना अधिकारी ने, तो भी आप अपील कर सकते हैं। कहीं पर पीआईओ नियुक्त नहीं है, वो कहते हैं हम तो लोक प्राधिकारी नहीं है, तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, जो 8 और 9 के अलावा किसी कारण से आपके आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया है, सूचना देने से मना कर दिया है, तो उस दशा में भी आप शिकायत कर सकते हैं। तीसरा, आपको कोई जवाब ही नहीं दिया है, मतलब 30 दिन में आपने आरटीआई लगाई, 30 दिन पूरे हो गए, आपके पास किसी प्रकार का कोई पत्र ही नहीं आया है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा कारण है कि आपसे जो पैसे मांगे गए हैं सूचना के लिए, और आप ये मानते हैं कि वो पैसे ज्यादा मांगे हैं, या आप ये मानते हैं कि वो पैसे कम माने। अब जैसे मैंने कहा था धारा 7 3 ख और 10 की उपधारा 2 के ई में, वहां पैसों को लेकर आपका विवाद नहीं था। उसने 500 मांगे, आप सहमत है कि 500 में दूंगा। लेकिन अब बात है शिकायत की। शिकायत में आपका जो मानना है कि पैसे जो मांगे वो ज्यादा मांगे या कम मांगे, तो शिकायत आप कर सकते हैं। फिर आपको पीआईओ ने अधूरी सूचना दी है या मिथ्या सूचना दी है या भ्रामक सूचना दी है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। फिर छठा कारण है, उसमें यह है कि कोई सूचना प्राप्त करने के अलावा कोई कारण है। जैसे 30 दिन आपने पैसे भेजे, पैसे भेजने के बाद पीआईओ ने आपको सूचना 30 दिन में नहीं दी, उसने ज्यादा समय लगा दिया, तो जो आपको 7-6 में फ्री में सूचना देनी थी, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं कि भाई हमें फ्री में सूचना दो। तो वो पैसे आपको वापस दिलाने के लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसी प्रकार से शिकायत जो है उसमें आयोग की ड्यूटी है, मतलब आयोग का कर्तव्य है कि वो जांच करे, और जांच करके 19(8) में जो प्रावधान दिए हैं उसके तहत वो निर्णय दे। अब ये क्या हो रहा है कि मणिपुर के डिसीजन ने इन सूचना आयोगों को भ्रमित कर दिया है, जितने भी सूचना आयोग है उनको भ्रमित कर दिया है।
राजस्थान सूचना आयोग ने तो ये मान लिया है कि एयर टाइट है दोनों, लेकिन राजस्थान सूचना आयोग का ही एक डिसीजन है जिसमें शिकायत दर्ज हुई थी 18 में और निर्णय दिया उसने 19/8 में। उत्तराखंड सूचना आयोग के कई सारे निर्णय हैं जो शिकायतें दर्ज हुई और 19/8 का उसमें उन्होंने सारा लेके निर्णय दिए हैं, आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य के। लेकिन इन्होंने एक गांठ बांध ली है कि हम 19/8 का प्रयोग तो करेंगे लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं करवाएंगे, जो पूरी तरह गलत है। या तो इन सूचना आयोगों के खिलाफ अवमानना का केस लागू होना चाहिए कि वो मणिपुर के डिसीजन की अवज्ञा कर रहे हैं इन सारों के खिलाफ, या फिर इनको सूचना उपलब्ध करवानी चाहिए ये मानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का गलत निर्णय है। जब ये आधा मानते हैं आधा नहीं मानते। शिकायत तब की जाती है जब कोई काम जिस प्रक्रिया से होना था उस प्रक्रिया से नहीं होता है, तो उस दशा में हम उसकी शिकायत करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आरटीआई बाद में आया, लेकिन बहुत सारे दूसरे कारण है। आपके रास्ते घर के सामने जो रोड लाइट पे बल्ब लगा था वो कभी चालू होता है कभी चालू नहीं होता है, आप उसकी शिकायत करोगे। आपके घर के सामने सफाई नहीं हो रही है बराबर, म्युनिसिपालिटी वाले नहीं कर रहे हैं, आप उसकी शिकायत करोगे। तो शिकायत में सिर्फ उसको दंडित नहीं किया जाएगा, वो सफाई भी करवाई जाएगी, जो कचरा पड़ा है वो उठवाया जाएगा। इसी प्रकार से आपके बच्चे को स्कूल में पीट रहे हैं टीचर, तो भी आप शिकायत करोगे। आपके बच्चों की स्कूल में पढ़ाई बराबर नहीं होती है, मैथमेटिक्स का टीचर है वो बराबर पढ़ाई नहीं करवाता है, आप उसकी शिकायत करोगे प्रिंसिपल को। तो शिकायत हमेशा सुधार की भावना से और उसमें कार्य करवाना है, ऐसा नहीं कि नहीं करवाना। अब रहा सवाल मणिपुर का डिसीजन। मणिपुर का डिसीजन में यह कहा गया है कि सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं है कि वो पीआईओ को आदेश दें कि 15 दिन में सूचना उपलब्ध करा। मेन विवाद ये था, मणिपुर सूचना आयोग ने पीआईओ को यह आदेश दिया था दोनों ही शिकायतों में कि तुम 15 दिन में सूचना उपलब्ध कराओ, तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आयोग कोई भी आयोग है, चाहे अपील है या शायद शिकायत है, वो पीआईओ को यह आदेश नहीं दे सकता कि तुम सूचना उपलब्ध कराओ। 19/8 को पढ़िए, 19/8 ये कहती है कि इस अधिनियम के उपबंधों की पालना करवाएगा, और पालना में वो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में लिखा है कि वो मॉनिटरिंग करेगा, सुपरवाइजर है। पालना तो लोक प्राधिकारी को ही करनी है सूचना के अधिकार की। तो हमें शिकायत में भी मिलेगी सूचनाएं, और इसे हमें समझाने की जरूरत है सूचना आयोगों को कि ये मणिपुर का डिसीजन आपके अधिकार क्षेत्र को रोकता है, लेकिन धारा 7 की पालना करवाने से नहीं रोकता है। आप धारा 7 की पालना करवाइए। एक दूसरा, इन्होंने इस एक्ट को कमजोर करने के लिए हमें कुछ लोभ दिया गया। 19/8 की जो सेक्शन खंड बी है उसमें सिर्फ शिकायतकर्ता शब्द आया है, अपीलार्थी शब्द नहीं लिखा हुआ। और मणिपुर के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी जब कानून बनता है तो विधायिका बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करती है, वहां वो कोई गलती नहीं करती है, बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करती है। आप धारा 20(1) और 20(2) को पढ़ोगे तो वहां अपील और शिकायत दोनों शब्द लिखे हैं, लेकिन धारा 18(8) की जो बी है, सॉरी 19(8) की बी, उसमें शिकायतकर्ता शब्द आया है, और दूसरा वहां अपीलेंट शब्द, अपीलार्थी या नहीं आया है। दूसरा 19(9) जो है, 19(9) ये कहती है कि जब पीआईओ से ये धारा 7 की पालना करवाएगा तब पीआईओ कहेगा कि मैंने अनुरोध को धारा 8 में अस्वीकार कर दिया, 8(j) में। तब आयोग आपको बताएगा कि अब आप प्रथम अपील करिए। ये है इसकी प्रक्रिया। लेकिन इन लोगों ने इस शिकायत वाला जो चैप्टर है, जो इनकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी वाले चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। एक दूसरा, एक सबसे बड़ा जो भ्रम है अभी तक, जिसके बारे में कोई ठोस तो नहीं मिला, लेकिन कुछ मैंने तथ्य जमा किए हैं कि ये जो आयोग की जो शिकायत वाला जो प्रक्रिया है, ये न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर हम बात करें सीआरपीसी की, सीआरपीसी में न्यायिक कार्रवाई को परिभाषित किया गया है, और अगर सीआरपीसी की जो धारा ज है, 2j, उसको पढ़ते हैं तो शिकायत की जो कार्रवाई है वो न्यायिक कार्रवाई है।
क्योंकि शिकायत में आयोग को ये शक्तियां हैं कि वो साक्ष्य को शपथ पत्र पे ग्रहण करेगा, शपथ पत्र पे वो लेगा या वो मांग सकता है शपथ पत्र पे, इसलिए ये न्यायिक कार्रवाई है। इसी प्रकार से आज ही कल रात को ही मैंने ढूंढा था, हरियाणा विद्युत विभाग ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि आयोग के समक्ष सभी कार्रवाइयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई गुनाह माना जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 और 346 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय होना माना जाएगा। अब ये एकदम अलग चीज आ गई है। और दूसरी बात, 18(3) को पढ़ते हैं तो आयोग को सिविल न्यायालय की वो शक्तियां प्रदत्त हैं जो सिविल सूट के दौरान सिविल न्यायालय को प्रदत्त होती है। तो सिविल जब वो आयोग किसी भी कार्यालय से कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी व्यक्ति से, मतलब आप और मुझसे भी कोई डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, ये आयोग को शक्ति है। आयोग किसी भी अधिकारी के उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मंगाने के लिए समन जारी कर सकता है। तो जब समन जारी किया जा सकता है तो वो डॉक्यूमेंट आयोग में आ गया है और आयोग से उस डॉक्यूमेंट्स की प्रति आपको दिलाई जा सकती है। ये आयोग का कर्तव्य है, क्योंकि दोनों ही पक्ष समान होने चाहिए न्याय के सामने। तो पीआईओ ने आयोग में क्या पेश किया अगर आपको पता ही नहीं है तो आप समानता का अधिकार कहां से हुआ? अनुच्छेद, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समान समान। तो समान तब हो गए जब न्यायालय में जो भी डॉक्यूमेंट पड़ा है उस फाइल की एक कॉपी पक्षकार के पास, एक पक्षकार के पास है और दूसरी विपक्ष के पास है, दोनों के पास समान डॉक्यूमेंट होंगे तो धारा अनुच्छेद 19(a) का भी पालन होगा और अनुच्छेद 14 का भी पालन होगा, क्योंकि वो बोल तब सकेगा जब पीआईओ ने क्या पेश किया आयोग में। तो ये लोग हमें भ्रमित कर रहे हैं धारा 18 को लेके। और अगर मैं देखने जाऊं, अगर सारी अपीलों के डिसीजन अपन देखने जाए, अगर इनका अध्ययन करें तो 90% जो अपीलें ग्रहण करने शिकायत वाले में शब्द आया इंक्वायरी, जांच। जांच का अर्थ होता है पूछताछ, एक दूसरे से पूछताछ करना, एक दूसरे के पक्ष रखवाना। अपील में ऐसा नहीं है। अपील में तो सीधी सी गणित है कि पीआईओ ने अगर आपका अनुरोध अस्वीकार किया है तो पीआईओ ये साबित करेगा कि इस अनुरोध को अस्वीकार किया जाना न्याय संगत था, ये साबित करेगा। ये पीआईओ पे भार है, आपके ऊपर कोई भार नहीं है। तो आयोग को तो सिर्फ अपना आवेदन पत्र जो आपका है उसको पढ़कर पीआईओ को बताना है कि इसने बिंदु संख्या ए में इस फाइल की नकल मांगी थी, आपने इसका अनुरोध अस्वीकार क्यों किया, ये साबित करो कि न्याय संगत था। अगर वो न्याय संगत के लिए उसको 8 और 9 में इससे ही कारण ढूंढना है। और 8 और 9 जब पढ़ी जाएगी, जैसे 8 पढ़ी जाएगी तो 8 के 3 सब सेक्शन है, 1, 2 और 3। तीनों सब सेक्शन पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो जितने भी किसी कि 8J के परंतु को नहीं पढ़ा जाएगा। किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन में यह नहीं कहा है कि 8 की उपधारा 2 को नहीं पढ़ी जाएगी। किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि 8 की उपधारा 3 को नहीं पढ़ी जाएगी। अगर मान लो कोई रिकॉर्ड 30 साल से ज्यादा पुराना, 20 साल से ज्यादा पुराना है, 20 साल, तो वो नकल आपको मिलेगी, उसको अस्वीकार नहीं कर सकता पीआईओ। इसी प्रकार से इन्होंने एक भ्रमित और कर रखा है कि अगर 48 घंटे की अगर सूचना है किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता और जीवन से संबंधित है, वो सूचना किसी भी हालत में आवेदक को दी जाएगी। उस अनुरोध के लिए अपील का कोई प्रावधान नहीं है। 48 घंटे की जो सूचना देनी है उसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है। ये विधायिका ने ये मान लिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी व्यक्ति के प्राणों से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो किसी भी हालत में देना है उस व्यक्ति को। तो ये इन्होंने अपील को सबसे ज्यादा महत्व दे दिया है। अपील सीमित कारणों के लिए है,
बहुत ही सीमित कारणों के लिए। और जो रिव्यू शब्द आया है धारा 7 की उपधारा 3 के खंड बी में, 10 की उपधारा 2 के खंड ई में, रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजन हैं। वो ये कहते हैं कि ये रिव्यू बहुत रेयर केस में लागू होगा। फिर राष्ट्र सवाल कि आपके अनुरोध को अस्वीकार किया है तो आप कर सकते हैं। तो अस्वीकार का जो आधार है 8 और 9 है। अगर 8 और 9 में आपके अनुरोध को अस्वीकार किया है तो उस दशा में ही आपको अपील करनी है, अन्यथा आपको अपील नहीं करनी है, आपको शिकायत में जाना है। और शिकायत में बकायदा आपको ये लिखना है कि धारा 7 की पालना कराएं, धारा 7 के उपबंधों की पालना करवाएं। जब धारा 7 के उपबंधों की पालना करवा देगा आयोग तो अपने आप आपको सूचनाएं मिल जाएगी, और नहीं मिलती है तो आपको ये पता लग जाएगा कि अब मुझे अनुरोध है धारा 8 के इस कारण से अस्वीकार किया, आप अपील करिए, प्रथम अपील। ये धारा 19(9) में आयोग आपको बताएगा। तो ये स्पष्ट है कि शिकायत तब की जाती है जब कोई काम जैसा होना था, जैसे आपके रात को आपके घर के सामने रोड लाइट शुरू होनी थी, रोज होनी थी नियमित, और वो कभी नहीं होती है, तब आप उसकी शिकायत करते हैं। आपने बच्चों को स्कूल भेजा है, बच्चों को पढ़ाई बराबर नहीं होती है, बच्चे को बराबर नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चे को पीछे बिठाया जाता है या बच्चे को मुर्गा बनाया जाता है पूरा दिन छोटी सी गलती के कारण, जबकि उसको सिखाना चाहिए। तो ऐसी दशा में जो विधि विरुद्ध कोई काम होता है तब आप उसकी शिकायत करते हैं। तो शिकायत बहुत लार्ज है, शिकायत कई कारणों से होती है, लेकिन ये लोग, और शिकायत में इनकी ड्यूटी है, आयोग का कर्तव्य है, जिसके कारण इसको वेतन मिलता है। जो सरकार, आयोग का गठन ही इसलिए किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों की सही से पालना हो। लेकिन आयोगों ने ये कर दिया कि ये आपको नहीं मिले, शिकायत में आप नहीं, पहले आप अपील में आइए। हर जगह अपील नहीं होती। अपील का सिंपल सा फंडा है, 7, 8 और 9 में अस्वीकार किया है अनुरोध को तो होगी, या आपका प्रारूप को लेके कोई विवाद है तो अपील होगी, या आपको जो निर्णय दिया है पैसे मांगने का धारा 7 के तहत, उस 7(3) के तहत, उसमें कोई अगर संशोधन चाहते हो तो आपकी अपील होगी। ये 3 कारण अपील के हैं। चौथा कारण उसके पास है थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी में कोई व्यक्ति भी हो सकता है और लोक प्राधिकरण भी हो सकता है कि उसको वो अपील कर सकता है। तो ये 4 कारण अपील के हैं, जबकि शिकायत बहुत लार्ज है। शिकायत में आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। वो चाहे किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को बुला सकता है, यह आयोग को शक्ति है। किसी भी व्यक्ति के नाम से समन जारी कर सकता है। अब समन के बारे में हम लोग जानते नहीं है, इन्होंने नोटिस शब्द रख दिया। नोटिस, समन और पत्र, तीनों में अंतर है। तो इसके लिए हमें सीपीसी पढ़नी पड़ेगी। सीपीसी के कुछ आदेश है, कुछ सेक्शन है, उनको पढ़ने पड़ेंगे कि जो 6 जो कारण, 5 कारण दिए हैं 18(3) में, उनको हमें समझना पड़ेगा। और ये काम ये लोग सही से कर नहीं रहे हैं। तो इनको काम सही से करवाने के लिए ड्यूटी अगर हम देखने जाए तो पीआईओ की ड्यूटी है, ड्यूटी हम देखने जाए तो लोक प्राधिकारी की ड्यूटी है, ड्यूटी हम देखने जाए तो आयोग की ड्यूटी है। हमारा तो अधिकार है, सूचना मांगना हमारा राइट है। हमारी कोई आयोग आरटीआई में हमारे लिए कहीं ड्यूटी नहीं है। हमें धारा 3 में सूचना का अधिकार प्रदत्त किया गया है सूचना लेने के लिए, और जो ड्यूटी दी है, कर्तव्य अधिकारी है। अपील में सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपका अनुरोध न्याय संगत है या नहीं है। 19(5) को आप पढ़िए बार बार, आपको अपील का पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा कि जो अनुरोध अस्वीकार किया है वो न्याय संगत है या नहीं है। अब वो न्याय संगत किसको माने जाएंगे? जो 8 और 9 में जो कारण दिए, उन कारणों से अगर अस्वीकार किया है तो न्याय संगत है। ये है इसका अपील का आधार और शिकायत का आधार, दोनों में स्पष्ट है।
गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन है मेरे पास, बहुत पुराना है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिकायत में भी सूचनाएं दिलाई जाएगी। इसी प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट का भी डिसीजन है, जो अपने साथी ने मेरे को किसी ने दिया था, उसमें भी कहा है कि भाई आपको 19(8) पढ़नी है। दूसरा, हम अगर देखें तो कानून है वो सबसे सर्वोप्रिय है। संविधान के बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई चीज आती है तो वो कानून है, आरटीआई एक्ट है। तो आरटीआई एक्ट को आप पढ़ोगे तो उसमें कहां मना लिखा है कि शिकायत में सूचना नहीं दिलाई जाएगी। बस ये है कि सूचना प्रकट करनी या नहीं करनी ये लोक प्राधिकारी का अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर वो इस नियम को 8 और 9 को फॉलो किए बगैर अगर सूचना नहीं, क्षेत्र है 19(8) और 19(9, ये दो इनके अधिकार क्षेत्र हैं, इसके काम ये है। और आयोग, ये लोक प्राधिकारी का काम है कि सूचना प्रकट करनी अथवा नहीं करनी, ये सुनिश्चित करना उसका काम है। और उसने अगर विधि के अनुरूप नहीं किया है, मन मर्जी से कह दिया कि ये सूचना तो मैं नहीं दूंगा, तो आयोग सिर्फ ये देखेगा कि उसमें धारा 8 और 9 के अनुरूप इसने डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। 8 और 9 के हटके लिया है तो आयोग उसके निर्णय को खारिज कर सकता है और कह सकता है कि आपका ये निर्णय गलत है। अब आप उसको सूचना दो, लेकिन ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। मणिपुर के डिसीजन में ये तो मणिपुर को जो उसने नहीं किया, तो ये दो जगह पे मणिपुर के डिसीजन ने, मणिपुर सूचना आयोग ने गलतियां की है। 12,000 रुपए धरे से 1,000 आपने दे दिया। अभी बहुत जैसे बहुत मैं धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है और आप उसमें बने रहें। आखिरी के प्रश्नोत्तरी में आपकी आवश्यकता होगी हमें। मैं अभी देवेंद्र अग्रवाल जी, हम थोड़ा सा बता दें, हमारे बीच में माननीय श्री राहुल सिंह सर जुड़ चुके हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय। तो हम सर उनका स्वागत करते हैं। जी जी सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर। और हाँ, और आप कार्यक्रम पर थोड़ा सा विचार सर के भी इनवाइट जी, जी। करेंगे कि इस कार्यक्रम में अभी तक तो हम लोग डिस्कशन करते रहे हैं, जो भी हमारे इसमें पैनल में मेंबर रहे हैं। अब आगे इस कार्यक्रम को किस तरह से संचालित किया जाए, कृपया सर मार्गदर्शन। एक्चुअली शिवानंद जी, मुझे थोड़ा विलम्ब इसलिए हो गया क्योंकि आपके इसमें मैक्सिमम 100 लोग जुड़ सकते हैं, तो मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था, वो 100 लोगों का आंकड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था। सर अभी भी 5-6 वेटिंग में ही है। 5 लोग वेटिंग में हैं, तो आई थिंक अगर उसमें से, जैसे मुझे लगता है हमारे जो प्रमुख वक्ता है वो तो वेटिंग में नहीं है, वो भी देख लीजिएगा। सर वो भी देख रहे हैं, नीरज जी जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, खंडेलवाल जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। अच्छा, पता नहीं, ऐसे मतलब दिक्कतें आ रही हैं, सबके मैसेज और कॉल्स हैं। अच्छी सही, मतलब मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग और इतना अच्छा रिस्पांस जो है इस बार हम लोगों को मिला है कि लोग अभी क्यों में। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, जो हम यहाँ कह रहे हैं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की गलती